हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनाली झा और आप देख रहे हैं रूब्रिक्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के बारे में कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन कंट्री में वो कौन से फॉर्म में आता है, किस तरीके से जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉरेन कंट्री से, उसको हम लोग जो है वो इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉरेन कैपिटल। अब फॉरेन कैपिटल होता क्या है? फॉरेन कैपिटल मीन्स इनफ्लो ऑफ कैपिटल इन अ होम कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। अब इस डेफिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अगर कोई कंपनी है जो कि यूएसए की है और यहाँ का इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आकर के जो है वो इन्वेस्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन कैपिटल आना। फॉरेन कैपिटल क्या बोल रहा था हमारा डेफिनेशन कि इनफ्लो ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट आ रहा है इन अ होम कंट्री, यानी कि इंडिया में आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? अब्रॉड, यानी कि हो गया हमारा यूएसए। तो फॉरेन कैपिटल मतलब क्या हो गया हमारा? इनफ्लो ऑफ कैपिटल इन अ होम कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे अब्रॉड मतलब कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा जो है वो यूएसए से ही इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारा जापान से इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, चाइना से भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इंडिया को छोड़ करके बाकी और कोई भी कंट्री से अगर हमारा इन्वेस्टमेंट आए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है या फिर वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए फॉरेन कैपिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग इंडिया की ही बात करें तो हमारे पास जो सेविंग है हमारे कंट्री की वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम कोई बड़े लेवल पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इसलिए हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए भी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें जो है वो फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉरेन कैपिटल क्या है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। फॉरेन कैपिटल जो है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट और लास्ट है हमारा डेब्ट कैपिटल। तो हमारा पहला टॉपिक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई को जो है वो आईएमएफ ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। तो इसलिए एफडीआई को जानने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ मतलब हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सभी कंट्री के ग्रोथ करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल ट्रेड हो सके और कंट्री के पॉवर्टी को जो है वो हम लोग रिड्यूस कर सके, ये सभी पर्पज से जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। अब हम लोग देखते हैं कि आईएमएफ ने जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया। FDI is an investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprises operating in an economy other than that of investor। यानी FDI क्या हुआ कि अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? अदर देन ओन इकोनॉमी, खुद की इकोनॉमी को छोड़ के अगर कोई अदर इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि दूसरे कंट्री में जाकर के इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफडीआई। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक बिजनेसमैन है और वो यूएसए का, और एक कंपनी है जो कि वो भी यूएसए की ही है। अब अगर ये इन्वेस्टर इस यूएसए की कंपनी में आकर के इन्वेस्ट करता है तो क्या हम लोग इसको एफडीआई बोलेंगे? इज इट एफडीआई? नहीं, इसको हम लोग एफडीआई नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये क्या कर रहा है? खुद की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है। ये खुद भी था यूएसए का और इन्वेस्टमेंट भी कहाँ कर रहा है? यूएसए की ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? अदर देन ओन इकोनॉमी, खुद की इकोनॉमी को छोड़ के अगर वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं।
तब इसी को फिर से देखते हैं हम लोग कि अगर यही इन्वेस्टर जो कि यूएसए का था, अब अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में जो कि इंडिया की है, तो अब इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग एफडीआई बोलेंगे। हाँ, ये हमारा क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएसए का इन्वेस्टर इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर रहा है, खुद की इकोनॉमी में इन्वेस्ट वो नहीं कर रहा है। तो अगर कोई इन्वेस्टर जो कि खुद की इकोनॉमी को छोड़ करके कोई अदर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफडीआई बोलते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है वो करता क्यों है, क्या पर्पज है उसका इन्वेस्टमेंट करने का? तो इन्वेस्टर पर्पज इज टू हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस। इन्वेस्टर को क्या होता है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके पास कंट्रोल आता है कि वो उस कंपनी के मैनेजमेंट में जो है वो पूरा हिस्सा ले सकता है। कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा उस कंपनी से रिलेटेड, यानी कि जैसे बिजनेस को एक्सपांड करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, कोई अदर ब्रांच ओपन करना है, तो ये सारे डिसीजन मेकिंग में जो है वो इन्वेस्टर पार्ट ले सकता है। तो इस पर्पज से जो है वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। अब एफडीआई की लिमिट जो है वो हर सेक्टर में अलग अलग है। सेम परसेंट ऑफ एफडीआई जो है वो हर जगह पे अलाउ नहीं है। जैसे कि कुछ सेक्टर है जहाँ पे 100% तक की एफडीआई अलाउ है, जैसे हमारा हो गया प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग, फिर ब्रॉडकास्टिंग, ये सारे सेक्टर में जो है वो 100% तक का एफडीआई अलाउ है। यानी कि पूरा का पूरा पैसा जो है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग फॉरेन कंट्री से ला सकते हैं, ये सारे सेक्टर हैं। फिर कुछ सेक्टर ऐसे भी है जहाँ पे सिर्फ 49% तक का ही एफडीआई अलाउ है, जैसे हो गया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एयर ट्रांसपोर्ट। तो अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि जैसे गन का मैन्युफैक्चरिंग करना है, या फिर अपना एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है जो कि डिफेंस पर्पस के लिए यूज होता है, या फिर एरोप्लेन का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ये सारे चीज़ों में जो है वो सिर्फ 49% तक का ही एफडीआई अलाउ है। फिर कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे जो है वो एफडीआई बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया गया है, जैसे कि हो गया लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, चिट फंड। ये सारे बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो इसलिए ऐसे बिजनेस में जो है वो एफडीआई को बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोग एफडीआई के थ्रू नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट लाइक स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ईटीसी। यानी कि एफपीआई में क्या होता है, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिक्योरिटीज के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का स्टॉक परचेस कर लिया, बॉन्ड परचेस कर लिया, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एफपीआई बोलते हैं। एफपीआई जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक कंपनी है और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर है। ये इन्वेस्टर देख रहा है कि ये कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो गेन कर रही है। तो ये इन्वेस्टर क्या करेगा, ये कंपनी का शेयर जो है वो आकर के परचेस कर लेगा। अब अगले ही पल जैसे ही ये इन्वेस्टर को लग रहा है कि ये कंपनी जो है वो अब लॉस में जा रही है, तो अब ये इन्वेस्टर क्या करेगा, यही इन्वेस्टर जो है वो अब इस शेयर को जा करके बेच देगा। तो इसलिए जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो एफपीआई में जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि इन्वेस्टर तब तक ही अपना इन्वेस्टमेंट रखेगा जब तक उसको प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे ही उसको लगेगा कि कंपनी लॉस में जा रही है, वैसे ही वो अपने शेयर को क्या करेगा, सोल्ड कर देगा। अब एफपीआई में जो इन्वेस्टर है उसके पास जो है वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एफपीआई में इन्वेस्टर जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकता है कंपनी के। हम लोग ने एफडीआई में देखा था कि कंपनी का कोई भी डिसीजन हो, जैसे कि कंपनी के ब्रांच ओपन करने हो दूसरे, या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो इन्वेस्टर पार्ट ले सकता था। लेकिन एफपीआई में ऐसा नहीं होता है। एफपीआई में इन्वेस्टर के पास कोई भी राइट नहीं होता है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का।
अब अगर कोई कंपनी जो है वो फंड रेज करना चाहती है एफपीआई के थ्रू, तो उसके पास जो है वो सिर्फ 10% तक का ही जो है वो हिस्सा होता है जो वो एफपीआई के थ्रू जो है वो रेज कर सकती है। 10% से ज़्यादा फंड जो है वो कंपनी के पास अलाउ नहीं होता है एफपीआई के थ्रू रेज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है ये बहुत ही रिसेंट कॉन्सेप्ट है फंड को रेजिंग करने का, कि फॉरेन कंट्री से हम लोग जो है वो फंड रेजिंग कर सकते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू भी। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जो डीआर के थ्रू फंड रेजिंग कैसे होता है। अगर कोई इंडिया की कंपनी है और वो फंड रेज करना चाहती है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, पब्लिक इशू करेगी। लेकिन वो पब्लिक इशू के थ्रू जो है वो ऑलरेडी फंड रेज कर चुकी है। अब उसे क्या करना है, और भी ज़्यादा फंड रेज करना है और कोई अदर कंट्री से फंड रेज करना है। तो ये इंडियन कंपनी है जो कि लिस्टेड है कहाँ पे, इंडिया में, और ये क्या करना चाहती है, ओवरसीज फंड रेजिंग करना चाहती है, यानी कि कोई अदर कंट्री से फंड रेजिंग करना चाहती है। कहाँ से कर रही है, अमेरिका से करेगी। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर है जो कि वो भी अमेरिका का ही है। अब ये इन्वेस्टर जो है वो इस इंडिया की कंपनी का जो है वो शेयर परचेस करना चाहता है, तो क्या वो डायरेक्टली इस कंपनी का शेयर परचेस कर सकता है, नहीं। डायरेक्टली जो है वो कोई भी इन्वेस्टर कोई दूसरे कंट्री का शेयर जो है वो परचेस नहीं कर सकता। डीआर के थ्रू जो है वो बहुत सारे कंपनियों ने जो है, इंडियन कंपनियों ने फंड रेजिंग किया हुआ है, जैसे कि हो गया इन्फोसिस, वीडियोकॉन D2H, HDFC। तो इन लोगों ने जो है वो डीआर के थ्रू कैसे फंड रेजिंग किया हुआ है, क्या प्रोसेस है डीआर के थ्रू फंड रेजिंग करने का, वो हम लोग जो है वो अभी डिटेल में देखेंगे। तो ये इंडियन कंपनी जो है वो लिंक्ड होती है डोमेस्टिक कस्टोडियन के थ्रू। डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करता है, ये शेयर को होल्ड करने का काम करता है। किसके शेयर को होल्ड करता है, इंडियन कंपनी के शेयर को होल्ड करता है। अब थोड़ा और समझते हैं कि डोमेस्टिक कस्टोडियन जो है वो कैसे काम करता है, क्या है डोमेस्टिक कस्टोडियन। डोमेस्टिक कस्टोडियन is a financial institution that hold customer securities for safekeeping in order to minimize the risk of their theft or losses। यानी डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करता है, कस्टमर के सिक्योरिटी को, यानी कि शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सभी चीज़ों को जो है वो होल्ड करने का काम करता है। क्यों होल्ड करता है, ताकि उसको जो है लॉस ना हो। अब डोमेस्टिक कस्टोडियन का एक काउंटर पार्ट होता है जो कि होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को जो है ये डोमेस्टिक कस्टोडियन इन्फॉर्म करता है। क्या इन्फॉर्म करता है, कि ये इंडियन कंपनी जो है वो अपना शेयर सोल्ड करना चाहती है। अब ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या होता है, तो ये भी हमारे बैंक की तरह ही होता है। बैंक जैसे हमारे जो है वो फंड को जो है वो सेव करके रखती है, वैसे ही डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, इन्वेस्टर के शेयर को जो है वो होल्ड करके रखता है। तो ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है ये इन्फॉर्म करेगा इन्वेस्टर को और एक्नॉलेज देगा। क्या एक्नॉलेज देगा, कि ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इन्वेस्टर के बिहाफ पे जो है वो शेयर होल्ड करके रखेगी। और यही एक्नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। अगर कोई इंडियन की कंपनी का शेयर किसी इंडिया के इन्वेस्टर ने परचेस किया रहता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कहते हैं, कि उसने जो है वो क्या परचेस किया हुआ है, शेयर परचेस किया हुआ है। लेकिन अगर वही इंडियन कंपनी का शेयर अगर कोई फॉरेनर परचेस करता है, यानी कि अगर मान लो अमेरिका का इन्वेस्टर परचेस करता है, तो उसका टर्म चेंज होकर के क्या हो जाता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो जाता है। बाकी और कोई अदर डिफरेंसेस नहीं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये जो कि हम लोग ने पूरा एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में देखा ही था कि अमेरिका से जो है वो कैसे फंड रेजिंग किया जा रहा है, कैसे अमेरिका का इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। The ADR is an negotiable certificate issued by a US bank representing a specific number of shares in a foreign stock
दैट इज ट्रेडेड ऑन यूएस एक्सचेंज। तो अगर कोई अमेरिका का इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है किसी भी कंट्री में, तो वो इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडीआर, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टर क्या है, अमेरिका का। अब उसी तरह दूसरा है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी जो है वो एडीआर की तरह ही होता है। एडीआर में क्या होता था, इन्वेस्टर सिर्फ अमेरिका का ही होगा, लेकिन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में क्या होगा, अमेरिका के इन्वेस्टर को छोड़ के, एक्सेप्ट इन अमेरिका, अमेरिका के इन्वेस्टर को छोड़ करके बाकी अगर कोई अदर कंट्री का इन्वेस्टर है, जैसे कि जापान का हो गया, चाइना का हो गया, कोई भी अदर कंट्री के इन्वेस्टर जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीआर। और लास्ट है हमारा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, कि इंडिया का कोई इन्वेस्टर कोई दूसरे कंट्री में जा करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फॉरेन कैपिटल का लास्ट पार्ट है हमारा डेप्ट फॉरेन कैपिटल। अब इसको डेप्ट फॉरेन कैपिटल क्यों बोलते हैं, बाकी जितने भी हम लोग ने 3 टाइप्स देखा, जैसे कि एफडीआई था, एफपीआई था या फिर डीआर था, वो सब में क्या होता था कि इन्वेस्टर जो है वो खुद डायरेक्टली जा करके इन्वेस्टमेंट करता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या होगा कि हम लोग जो है वो लोन लेंगे और उसके बाद जाकर के उस लोन को जो है वो खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे इन्वेस्टर आकर के डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो इसलिए जो लोन है वो रीपेमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्ट बोलते हैं। वहाँ उस तीनों केसेस में क्या होता था कि इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए खुद जिम्मेदार होता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने जो भी लोन लिया हुआ है, हम लोग को वो अमाउंट जो है वो रीपेमेंट करना पड़ेगा, चाहे भले ही वो इन्वेस्टमेंट में हम लोग को जो है वो लॉस हो जाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि डेप्ट फॉरेन कैपिटल के थ्रू जो है वो फंड कैसे रेज किया जाता है। पहला जैसे कि है लोन आइदर फ्रॉम फ्रेंडली गवर्नमेंट, यानी कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो यूएसए के साथ जो है वो अच्छा रिलेशन है, यूएस के गवर्नमेंट के साथ। तो अगर इंडिया में कोई क्राइसिस आता है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोन ले सकती है यूएस गवर्नमेंट से। तो ये भी एक तरीका है फॉरेन कैपिटल जो है वो गेन करने का। या फिर लोन फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। या फिर अगर कोई ऐसा क्राइसिस का सिचुएशन आता है, तो हमने लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से। अब ये वर्ल्ड बैंक क्या होता है, जैसे कि आरबीआई होता है हमारे कंट्री में, जिसमें सारे बैंक का अकाउंट होता है, वहाँ पे उन लोग जो है वो अपना फंड सेव करते हैं और टाइम आने पर अगर उनको बोरो करना है तो वो निकाल लेते हैं। वैसे ही सेम जो है वो वर्ल्ड बैंक होता है हमारा। वर्ल्ड बैंक में जो है वो सारे कंट्री का अकाउंट होता है, वहाँ पे वो अपना मनी जो है वो डिपॉजिट करते हैं। और अगर कोई ऐसा अननेचुरल थिंग होता है जहाँ पे उनको मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो वर्ल्ड बैंक उनको जो है वो लोन देने का काम करती है। तो ऐसे हम लोग जो है वो कोई अदर गवर्नमेंट से या फिर वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से जो है वो लोन ले सकते हैं और कैपिटल जो है वो रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होता है कि मान लो जापान में कोई एक कंपनी है जिसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा जो है वो रिलेशन चल रहा है, तो मैं जो है हूँ अगर जापान के उस कंपनी से जो है लोन ले लूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। या फिर जापान में अगर कोई मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उससे मैंने लोन ले लिया, तो कोई अदर कंट्री के पर्सन से या फिर कोई कंपनी से अगर हमने लोन ले लिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ये भी एक तरीका है कैपिटल को रेज करने का। और लास्ट है हमारा फॉरेन करेंसी डिपॉजिट ऑफ नॉन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब ये नॉन रेसिडेंट सिटीजन क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर कोई इंडिया का पर्सन है और वो क्या कर रहा है, इंडिया में नहीं रह रहा है, यूएस में रह रहा है, वो यूएस में अपना बिजनेस कर रहा है, और उसने जो सेविंग किया हुआ है, जो डिपॉजिट किया हुआ है, अगर हम लोग उससे जो है वो लोन के रूप में वो डिपॉजिट जो है वो मांग ले, वो यूज करे फॉरेन करेंसी को, तो वो भी जो हो गया हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन कैपिटल हो जाएगा।
तो ये सारे तरीके से जो है वो हम लोग डेब्ट फॉरेन कैपिटल जो है वो रेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जितने भी फॉरेन कैपिटल रेज होते हैं वो सारे जो है वो एक लोन के रूप में होते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो हमें रीपेमेंट करना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको डेब्ट फॉरेन कैपिटल कहते हैं। तो ये था हमारा चारों टाइप फॉरेन कैपिटल का। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एफडीआई के बारे में। थैंक यू सो मच।